हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम 28 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ इट्स एजुकेशनल डिसिप्लिन अंडर NCHER। हिंदी में देखिए इसका हिंदी वर्जन। वह व्यावसायिक संगठन जिसने अपने शैक्षिक विषय को NCHER के अंतर्गत सम्मिलित करने का विरोध किया था। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि NCHER क्या है। NCHER है नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी कह सकते हैं इसका जो विचार आया था 2011 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय जो नेशनल नॉलेज कमीशन और प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। उस रिकमेंडेशन में ये बात कही गई थी कि एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जिसके अंतर्गत जो है वो भारत में काम करने वाले सारे के सारे जितने भी हायर एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएं। तो ये एक संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। 2011 में इसका बिल पेश किया गया था, लेकिन 2014 में ये मतलब एक तरीके से वापस ले लिया गया या एक तरीके से इफेक्ट में नहीं रहा। तो NCHER में जो बात की गई थी कि सारे के सारे इसमें जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रखा जाएगा। लेकिन इसमें जिस एक इंस्टीट्यूशन ने विरोध किया था वो था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी कह सकते हैं कि जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या लीगल सब्जेक्ट को लेकर के जो पढ़ाई होती है, लॉ को लेकर के जो पढ़ाई होती है, उसका जो देख रेख है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये तय करती है कि जो लीगल स्टडी है उसमें क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी, क्या चीज़ें होंगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें स्वायत्तता दी जानी चाहिए कि हम इसको जो है अपने तरीके से गवर्न करें। और एक एक्ट बना था इंडियन एडवोकेट एक्ट 1960, उसके अंतर्गत जो है उन्होंने कहा कि इसे हमें मतलब इसके अंतर्गत नियम बनाने का, कानून बनाने का और इसको रेगुलेट करने का हमें अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी एक राष्ट्रीय ऐसी अलग से बनी हुई संस्था को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका अपोज किया था कि उसे नहीं शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCTE की जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या क्या थी। NCTE के रिकमेंडेशंस के बारे में पूछ रहा। 1976 में इसकी रिकमेंडेशंस जो थी उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हिंदी में भी देखिए। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या को सीमित करना, विश्वविद्यालयों द्वारा सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के लिए अल्पकालिक पाठ्यचर्या की को मान्यता दी जानी चाहिए। सेवारत शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यचर्चा से परिहार, टेलीविज़न, फिल्मों और अन्य ऐसे प्रौद्योगिकी सहायक उपकरणों का उपयोग, सेवारत शिक्षकों के लिए विस्तार सेवाओं के नेटवर्क का निर्माण करना। पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। लिमिटिंग द नंबर ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेजेस। जी नहीं, NCTE की ये रिकमेंडेशन नहीं थी। NCTE ने बल्कि ये कहा था कि टीचर एजुकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका निर्माण हो, कॉलेजेस बने, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रदेशों में इसके कॉलेज बने ताकि टीचर एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। ठीक, ये नहीं है पहला। ओके। बी क्या है। यूनिवर्सिटीज़ शुड रिकॉग्नाइज शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर इन सर्विस एजुकेशन फॉर टीचर्स। जी हाँ, NCTE ने ये बात कही थी कि यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए कि वो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेकर के आएँ जो कि इन सर्विस टीचर्स के लिए, मतलब जो शिक्षक इस समय कार्यरत हैं उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, उनको नए तरीके से ट्रेन करने के लिए सहायक हो। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ले आने चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन NCTE ने की थी। सी ऑप्शन कहता है कि अवॉइडेंस ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्स फॉर इन सर्विस टीचर्स। अवॉइडेंस ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्स फॉर इन सर्विस टीचर्स, जी नहीं, NCTE ने कभी इसको अवॉइड नहीं किया कि अगर मान लीजिए कोई एक शिक्षक वो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा है और उसके पास टीचर एजुकेशन की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो वो
अपनी नौकरी के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, टीचिंग से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनको कर सके। ठीक है, तो ये अवॉइड नहीं किया गया था, इसके लिए इसने रिकमेंड किया था कि डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी टीचर एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। डी क्या कहता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एड्स लाइक टेलीविज़न, फिल्म्स एंड अदर्स। जी हाँ, एनसीटीई ने कहा था कि हमें टीचर एजुकेशन में नवाचार को ले आना चाहिए। नवाचार का मतलब ये हो गया कि सिंपली ब्लैक बोर्ड वाली पढ़ाई ना करके, बल्कि हमें छात्रों को नए इंटरैक्टिव तरीके से सिखाना चाहिए, नए इंटरटेनिंग तरीके से सिखाना चाहिए, ताकि वो उसको देख करके उसमें उनका दिमाग लगे। जैसे स्लाइड्स के थ्रू किसी चीज़ को डीपली तस्वीरों के थ्रू दिखाना, ठीक है, और किसी एक विषय पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को दिखाना, ताकि उनकी समझ जो है और ज़्यादा अच्छी बन सके। तो इसकी रिकमेंडेशन उन्होंने की थी। ई है फॉर्मुलेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इन सर्विस टीचर्स। यस, इसकी बात इन्होंने की थी कि मतलब एक ऐसा नेटवर्क का निर्माण हो कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जा सके, ज़्यादा बेहतर करने के लिए नए तरीके, नए नवाचार उनको सिखाए जा सकें। तो आपका जो ऑप्शन सही होता है वो है बी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड सर्टेन वर्टिकल्स अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत कुछ अंगों की अनुशंसाएं की हैं। ये हैं निम्नलिखित। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इन्होंने बात की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इसके वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल्स का मतलब हो गया इसके जो अंग हैं, कितने अंगों की बात की गई, पहले हम ये भी जानेंगे इसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो हायर एजुकेशन में जो नया रिफॉर्म ले आने की बात हो रही थी 2020 में, तो उसमें जो उच्च शिक्षा में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म के नीचे ले आने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो रिकमेंडेड सर्टेन वर्टिकल्स अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से वर्टिकल्स थे आप देख लीजिए, इसमें ये ध्यान में रखना है हमें। पहला है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। एक ऐसा अलग से काउंसिल बनाया जाएगा जो भारत में हायर एजुकेशन के लिए जो नियम कानून है उसको बनाएगा, मतलब वो रेगुलेट करेगा हायर एजुकेशन से संबंधित नियम कानून को। NHERC। अभी तक क्या होता आया था, UGC लगभग लगभग हर चीज़ को कर रही थी। तो UGC के पास UGC फंडिंग का भी काम करती थी, UGC जो है एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी का भी काम करती थी। ठीक, तो एक तरीके से उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। तो अभी क्या है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो है भागों की नियुक्ति की बात इसमें की गई। तो NHERC इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, NAC, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल क्या है, जैसे पहले NAC होता था NAAC, उसी को बदल करके इसमें इन्होंने NAC कर दिया, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो वर्टिकल्स हैं उनमें से एक है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि भारत में जितने भी हायर एजुकेशन से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के फील्ड में हैं, ठीक है, उनका एक्रेडिटेशन का काम जो है वो NAC करेगा। बाकी जो प्रोफेशनल फील्ड्स के और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इंजीनियरिंग के या और उसके, तो उसका एक्रेडिटेशन का काम दूसरा विभाग करता। तो NAC की भी व्यवस्था इसमें की गई थी। और तीसरे नंबर C पे है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। बिल्कुल, मतलब हायर एजुकेशन में जो ग्रांट दी जाती है, जो वित्तीय सहायता दी जाती है, किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को कितनी सहायता दी जानी है, उसका जो बजट है वो कितना है और उस वहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों को ऑडिट करना और उनका जो बजट है उसको एलोकेट करने का काम, एलोकेशन का काम जो है वो HEGC करता है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल अब करेगा। पहले क्या था, UGC करता था। तो ये तीसरा भी है। और ऑप्शन डी कहता है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक जनरल एजुकेशन काउंसिल की भी व्यवस्था की गई है। ये जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है, ये काउंसिल, इसका काम ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों की पाठ्यचर्या को किस तरीके से तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, उसकी बात इसमें की गई है। OLC, ओपन लर्निंग काउंसिल, ओपन लर्निंग काउंसिल एज अ वर्टिकल नहीं रखा गया है। ओपन लर्निंग काउंसिल एक एक प्रभाग या भाग की तरह नहीं रखा गया है। हाँ, ये बात ज़रूर की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ओपन लर्निंग एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन एज अ वर्टिकल OLC कहीं शामिल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही होता है वो A, B, C, and D, ठीक है, A, B, C, and D। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। पहली लिस्ट में प्रोपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था उसका नाम है इसमें। प्रतिपादक और पहल, लॉर्ड डलहौजी, एनी बेसेंट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी पहल की थी इसको हमें देख लेना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहला आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम देखें अगर, तो एनी बेसेंट ने भारत में जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत आप देखिए तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये इन चीज़ों के लिए जो पहल करने वाला काम था, एनी बेसेंट ने भारत में किया था। एनी बेसेंट ने भारत में एक हिंदू स्कूल की स्थापना की थी जिसमें कि हिंदू दर्शन से संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो एनी बेसेंट किससे कनेक्ट होंगी? नैतिक शिक्षा, भारत में नैतिक शिक्षा के थ्रू ये कनेक्ट हो रही हैं। अब आप देखिए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये भारत में ये वाइस राय रह चुके हैं लगभग 1830 या 40 के आसपास। इन्होंने क्या किया था, जो भारत की जो प्राच्य विद्याएं थी, जैसे संस्कृत हो गया, तो उसको उसके विकास के लिए उन्होंने बात की थी। अरबिक हो गई, उसके विकास के लिए उन्होंने बात की थी। तो जो प्राच्य शिक्षा है, जो ओरिएंटल एजुकेशन है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी भी वाइसराय रह चुके हैं और इन्होंने भारत में सबसे पहले जो है टेक्निकल एजुकेशन को भारत में सबसे पहले उतारने वाला काम इन्होंने किया था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 1853 में भारत में जो सबसे पहला कह सकते हो जो टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, जिसको आप इस समय रुड़की IIT के नाम से जानते हैं, तो रुड़की में सबसे पहला एक इंस्टीट्यूट खोला गया था जहाँ पे भारतीयों को टेक्नोलॉजिकल जो है विषयों की जानकारी दी जाती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ठीक। अब आप देखिए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में जो उच्च शिक्षा है उसके सुधार के लिए, उसके व्यापक उसमें उसको और अच्छा करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने रिकमेंडेशंस अपनी दी थी। लॉर्ड कर्जन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1904 में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बनाया था इंडिया में, ठीक है, 1904 में। तो आपका हो जाता है यहाँ पर A का 2 और B का 3, A का 2, B का 3 एंड C का 4, D का 1। यस, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनकी आने की संभावना है एग्जामिनेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।